अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। एक भाई ने मुझे कमेंट किया यूट्यूब पे कि भाई मुझे एक बंदा कह रहा है कि पुर्तगाल में अभी भी फ़ाइल लॉक हो सकती है, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपकी मैं फ़ाइल लॉक करवा दूँगा। तो मैंने बेहतर समझा है कि मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि पहले एक हफ़्ता पहले भी मुझे एक भाई ने यही पूछा था कि भाई ये बताएं कि अभी भी पुर्तगाल में क्या फ़ाइल लॉक हो रही है, इमिग्रेशन काम कर रही है या क्लोज़ हो चुकी है। तो मैं आपको ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो है वो इस वक्त भी ओपन है, लेकिन वो दूसरे आर्टिकल्स में ओपन है। जो आर्टिकल इधर सबसे ज़्यादा फेमस थे वो आर्टिकल 88 था। 88 आर्टिकल का मतलब ये था कि अगर आप वीज़े पे आते हैं, विज़िट वीज़े पे डायरेक्ट पुर्तगाल में या किसी भी शेंजन वीज़े पे आके बाद में पुर्तगाल में आ जाते हैं, या आपके पास वीज़ा नहीं होता, आप दूसरे तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करके आते हैं। तो दोनों सूरतों में यहाँ 88 में फ़ाइल लॉक हो जाती थी। 88 में ये करना होता था कि आपने काम ढूंढना होता था और वहाँ पे काम करना होता था। काम मतलब आप फैक्ट्री में ढूंढ सकते हैं और आप होटल वगैरह में काम ढूंढते थे, तो उसमें यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ले लेते थे और आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती थी। और 89 जो था आर्टिकल, उसमें भी वीज़ा स्टेटस यही होता था, या वीज़े पे आएँ या पैदल बॉर्डर क्रॉसिंग करके आएँ। लेकिन उसमें यह है कि आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आपने अपना काम खुद से स्टार्ट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे अपनी आके शॉप शुरू कर सकते हैं, किसी किस्म की रेस्टोरेंट बना सकते थे, और उसके अलावा आप फूड डिलीवरी का काम और टैक्सी वगैरह चला सकते थे। इस तरह के काम थे 89 में। ये दोनों आर्टिकल इस वक्त बंद हो चुके हैं। जो बाकी आर्टिकल हैं पुर्तगाल में, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो अभी भी आसान है, जिनमें आप रेजिडेंसी यहाँ पे ले सकते हैं। ये आर्टिकल सबसे ईजी थे, लेकिन ये इस वक्त बंद हो चुके हैं। बाकी आर्टिकल बहुत से हैं जिनमें काम हो रहा है, लेकिन जो ईजी आर्टिकल हैं वो मैं आपको इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी उन तक पहुंचती रहे। पुर्तगाल में और भी बहुत से आर्टिकल हैं जिनमें आप यहाँ पे आके रेजिडेंसी ले सकते हैं। जिनमें से एक स्टडी का आर्टिकल है। इस स्टडी इस तरह है कि या तो आप डायरेक्ट स्टडी वीज़ा लेके आ जाएं पुर्तगाल का, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवाएं, वहाँ से आपका वीज़ा ग्रांट होता है, तो उसमें आपको 2-3 महीने के अंदर रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है। लेट्स सपोज आपके पास अगर आप ये काम नहीं कर सके, आप कामयाब नहीं हो सके, आपको विज़िट वीज़ा मिल गया किसी भी यूरोपीय कंट्री का या फिर पुर्तगाल का, तो फिर आप पुर्तगाल में आके यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेके तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेजिडेंस कार्ड। जब आप 2-3 महीने यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपना यहाँ सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर आपको रेजिडेंस कार्ड इशू हो जाता है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करा सकते हैं, मतलब हर तरह के काम कर सकते हैं। नॉर्मल जो दूसरे लोगों को कार्ड मिलता है उस कार्ड की भी उतनी ही वैल्यू होती है। और इसके अलावा ये है कि अब थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल ये है कि हो सकता है कि विज़िट वीज़े पे आके आप यहाँ डायरेक्ट अपना एडमिशन ना करा सकें, आपको हो सकता है लॉयर की हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो लॉयर भी ये काम यहाँ पे करते हैं, बहुत से लॉयर हैं लिस्बन के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हैं। अगर आप किसी लॉयर की हेल्प लेते हैं यहाँ पे आके, तो आपको एडमिशन उस सूरत में मिल जाता है। तो इस आर्टिकल में, जो स्टडी का आर्टिकल है, इसमें बड़ा ईजी है आपको रेजिडेंस कार्ड लेना। और इसके अलावा अगर आप थोड़े से एजड हैं या आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि कॉलेज में एडमिशन मिलना आपको मुश्किल है, तो फिर वो आर्टिकल जो है D7 वीज़ा आप लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान से ही आपको वो वीज़ा ग्रांट होता है और वहाँ से ही आपको बायोमेट्रिक की डेट मिलती है। वो सारा आपने प्रोसेस करना है। D7 वीज़े के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आपने D7 वीज़ा अप्लाई करना है। ये असल में बिज़नेस वीज़ा होता है। आपने कवर लेटर बनाना होता है जिसमें आपने अपना बिज़नेस प्लान देना होता है, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होता है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, और अपॉइंटमेंट डे पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाना होता है, जहाँ से आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और वहीं से आपको बायोमेट्रिक डेट मिलती है कि जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं तो यहाँ आके आपको बायोमेट्रिक डेट पहले से ही आपके पास होती है। बायोमेट्रिक डेट पे आप जाके अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो इसका पीरियड भी तकरीबन 3 से 4 महीने होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इतनी देर में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो आर्टिकल 88 और 89 के बाद ये 2 आर्टिकल जो हैं ये इस वक्त सबसे ठीक हैं। इन 2 आर्टिकल्स में आपको रेजिडेंस कार्ड जल्दी मिल सकता है। और अगर आपको लगता है कि इस वक्त ये दोनों काम आपके लिए मुश्किल हैं, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि आप D7 वीज़ा बिज़नेस वीज़ा पे यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें,
या आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं है इतनी, या आपका स्टडी का गैप बहुत ज़्यादा है, या कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उसके बाद मेरे ख़्याल से आपके लिए पुर्तगाल इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लीगली रह के काम कर सकते हैं। लीगली भी आपको पता है यहाँ पे अगर आपको काम किस्मत से मिल जाए तो उसमें सैलरी बहुत कम है, जिसमें आप अपना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लोग कमाने की गर्ज से नहीं आते, यहाँ पे पेपर्स वगैरह लेने के लिए आते हैं। जो पुर्तगाल के पेपर आपको पता है एक दफ़ा मिल जाए तो आपकी एंट्री पूरे यूरोप में फ्री एंट्री होती है। इसके अलावा आप दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के भी वीज़े हासिल कर सकते हैं, और इसका पासपोर्ट का ड्यूरेशन भी बहुत कम है, 5 से 6 साल में आपको यहाँ पासपोर्ट भी इशू हो जाता है। तो अगर आप वैसे आना चाहते हैं कमाई की गर्ज से पैसा कमाने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ का रुख करें और ऐसा वीज़ा लेके आएँ जिस पे आपको परेशानी ना हो। मतलब अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में, तो इन्होंने अपने रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। विज़िट वीज़े पे आके अक्सर लोग यहाँ पे असाइलम करते थे, असाइलम आप इन्होंने पास करने बंद कर दिए हैं। बहुत कम रेशो है जिनका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके केस पास होते हैं, अदरवाइज़ ये सबके केस उड़ा देते हैं, और आपको फिर बाद में समझ नहीं आती कि हमने किस कंट्री में जाना है, कैसे सेटल होना है। तो आपके लिए बेहतर है आप स्टडी वीज़ाज़ पे आएँ, स्टडी कंप्लीट करें, ताकि आपको यहाँ की इमिग्रेशन बाद में इमिग्रेशन लेने में मुश्किल ना हो, या आप बिज़नेस वीज़ाज़ पे आएँ, या इस तरह के कोई और प्लान करके आएँ। ये सारी चीज़ें अब आपने सोच के आनी है 2024 में, क्योंकि पहले वाला माहौल अब नहीं है। तो इसके अलावा एक मेरे पास क्वेश्चन था, एक भाई ने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया किसी वजह से। तो उस भाई ने मुझे पूछा कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो आपको दोबारा अपील का मौका देते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए, अपनी अपील का हक़ जो है आपको मिला है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको दोबारा इसमें रीअप्लाई करना चाहिए। तो स्पेन का वीज़ा अगर आपकी रिजेक्शन आ जाती है तो उसको रीअप्लाई करने के लिए आपको एक मैं तरीका बताता हूँ, वही तरीका काम आता है। उसके अलावा दूसरा तरीका जो है ना, उसमें आपका फ़ायदा नहीं होता। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि जिस जगह पे वो वीज़ा अपनी फ़ाइल वीज़े के लिए जमा कराते हैं, स्पेन के वीज़ा को BLS वाले डील करते हैं। BLS के जो ऑफिसेज़ हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और शायद इसके अलावा 1-2 सिटीज़ में होंगे पाकिस्तान के। तो लोग ऐसे करते हैं, अगर लाहौर से वीज़ा अप्लाई किया तो लाहौर में जाके बाद में जो अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वीज़ा ग्रांट किया जाए, दोबारा करते हैं, तो वो उसी जगह पे चले जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपकी रिजेक्शन आ गई है तो आपने सिर्फ इस्लामाबाद जाना है पर्सनली, खुद से अपना पासपोर्ट लेके, और आपको जो वीज़ा रिजेक्शन हुई है वो वाले पेपर लेके जाना होता है, और आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया फ़ीस जमा करानी पड़ती है इस्लामाबाद BLS में। अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप जा सकते हैं और जाके उन्हें बता सकते हैं कि जी हम अपील करने आए हैं अपनी वीज़ा रिजेक्शन की। तो सेम डे में आपका वो दोबारा पासपोर्ट जमा कर लेते हैं, और उसमें आपका केस अपील में चला जाता है। उसमें वो देखते हैं, फिर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको दोबारा से वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। वीज़ा आपके पासपोर्ट पर पेस्ट होता है और आपके एड्रेस पर वो सेंड कर देते हैं बाद में। इसकी फ़ीस तकरीबन 4 से 5 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ है। ये आप याद रखिएगा कि आपने अपील में जाना है तो इस्लामाबाद जाना है BLS में। आप गूगल में जाके इसकी लोकेशन सर्च कर सकते हैं। तो ये 1-2 क्वेश्चन थे, ये इन्फॉर्मेशन थी पुर्तगाल के बारे में जो लेटेस्ट इस वक्त चल रही है। तो एक चीज़ और है, ये स्ट्राइक वाला भी अभी मामला चल रहा है। आइमा वाले स्ट्राइक कर रहे हैं बर्डन की वजह से, स्टाफ कम होने की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से। तो ये अलामती स्ट्राइक होगी। काम ओबियसली इसमें स्लो हो जाएंगे और जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो भी मज़ीद लेट होती जाएंगी, लेकिन जो ख़ास काम है जैसे कि बायोमेट्रिक की डेट है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रहेंगी। बायोमेट्रिक जिनकी डेट मिली हुई है जिन्हें, वो अपनी बायोमेट्रिक डेट पे जाएं, अपनी डेट को चेंज ना करें, ना ही अपनी को सेल्फ आइमा को चेंज करने की कोशिश करें। जैसे मिली है उसी पे जाएं और अपने टाइम पे जाके फिंगरप्रिंट दे के आएँ। तो ये सारी चीज़ें मामला चल रहे हैं। अगर आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।